और उस महामानव को मेरा प्रणाम है जी। आपका बाल बच्चा होगा तो जिस तरह आज हम लोग यहाँ पे खुली आसमान भारी बरसात में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, 3.5 लाख युवाओं का हाई लगेगा आपको। पाप जिस तरह से हम लोग रो रहे हैं अपना फ्यूचर के लिए ना, वो समय आएगा सर। हम लोग सिस्टम के सताए हुए लोग हैं, हम लोग सिस्टम के सताए हुए। हम लोग टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी रहती तो 152 को क्वेश्चन सही नहीं करता मैं। 200 क्वेश्चन में 152 क्वेश्चन सही किए हैं, उतना सही नहीं हुआ होता मेरा। अगर टैलेंट कम रहता तो 100, 150, 100, 110, 112 क्वेश्चन सही करता। मैं तो कटअप से कहीं ज़्यादा सही किया हूँ सर। अपना करप्शन करते करते नए करप्ट अधिकारियों को बुला रहे हैं रिश्वत लेकर के। अब जो अधिकारी रिश्वत दे करके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, क्या आप उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे? वो पैसा दे करके लाए, जो 50 लाख रुपए दे करके लाएगा, वो तो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा ना सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जोहार। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और आपको पता है कि बीते 25 जुलाई से जो है वो लगातार यहाँ पे छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या मुद्दा है, क्या मांग है, ये सभी को पता है। हमारे साथ 2 छात्र हैं, सत्येंद्र और दिवाकर। एक अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम भी पास किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम कई स्टेप में होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर फंस जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्या कुछ है कारण, सारे विषयों में बात करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द जोहार में। थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे दिवाकर? जैसे सर आप देख सकते हैं, हम लोग पोस्टर के माध्यम से कुछ इंगित करना चाह रहे हैं। यहाँ का जो सीएम है उनको कुछ बताना चाह रहे हैं कि आज सर झारखंड को बिहार से अलग हुए 26 साल हो गए हैं। 26 साल ये झारखंड को बनाने में हमारे जो दिशोम गुरु जी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है सर। उन्होंने लाठियाँ खाई, उन्होंने गोलियाँ खाई, कितने बार जेल गए। सिर्फ इस आदर्श के साथ इन्होंने झारखंड बनाया था ताकि यहाँ जो शोषित वर्ग के लोग हैं, यहाँ के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय मिल सके, उनको उनका अधिकार मिल सके। तो उन्हीं के जो दिवंगत आत्मा हैं, शिबू सोरेन जी के दिवंगत आत्मा हैं, वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तो पोस्टर में आप देख भी सकते हैं कि इधर एक तरफ शिबू सोरेन है, वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन है, और इस पोस्टर में इंगित किया हुआ है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या कुछ कहेंगे? जी सर, तो मैंने बता दिया कि ये डायरेक्टली इंगित कर रहे हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। 7 साल हो गए हैं सर, जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किया था सर, उस उम्मीद में पूरे तरीके से पानी फेरने का काम किया है आपने 5 लाख जॉब का बात करी थी। 5 लाख में आपने कितनी नौकरियां दी सर? पिछली वैकेंसीज को ही आप बार बार नियुक्ति दे के बता देते हैं कि मैंने 40,000 को नियुक्ति पत्र दिया, 50,000 को नौकरी नियुक्ति पत्र दिया, 2,000 को आपने जितने भी नियुक्ति पत्र दिया है ना सर, उस सारे नियुक्ति पत्र में भ्रष्टाचार का शिकार हुए लोग शामिल हुए हैं। सारे भ्रष्ट लोग उसमें शामिल हुए हैं। आप सीजीएल के जितने ऑफिसर्स को आपने नियुक्ति पत्र दिया है, आप सबको एक बार सीबीआई के थ्रू जांच करवा लीजिए। आधे से ज़्यादा उसमें फ्रॉड लोग मिलेंगे आपको। आपके जितने सीडीपीओ से आपको जितने ऑफिसर बने हैं, उसको आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, आधे उसमें आपको फ्रॉड मिलेंगे। अच्छा, बार बार कह रहे हैं सीबीआई से जांच करवा दीजिए, जबकि राज्य सरकार जो सीआईडी से जांच करवा रही है। क्या कुछ दिक्कत है ऐसा आ रहा है सीआईडी में जो आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं? सर ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, हम लोग झेल चुके हैं सर। जब सीजीएल का मामला था, हमारे पक्ष में सारा हम लोगों ने एविडेंस दिया सीआईडी को। सीआईडी ने क्या किया? उस एविडेंस को मिटाने का काम किया सीआईडी ने। तो हमको इसलिए उन पे भरोसा एकदम उठ गया है, क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से कभी जांच नहीं करेगी। ये इस तरह हो सकता है सर, जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं कि दूध का रखवाला बिल्ली से करवाना। तो ये एक स्टेट एजेंसी है, सरकार के जो बोलेगी सरकार वो करेगी। तो कभी भी सरकार अपने फेवर के अगेंस्ट में काम नहीं कराएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोग को इसीलिए सीआईडी पे एकदम भरोसा नहीं है। हम लोग इसीलिए एक ऐसी एजेंसी की मांग कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट हो, इस स्टेट की ना हो, ताकि निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच कर सके। हमारे साथ सत्येंद्र भी हैं जो बता रहे हैं कि लगभग 2 मार्क्स से ये इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने से पीछे छूट गए थे। पिछला जो 11 to 13 जेपीएससी में मेंस की बात कर रहा था मैं। 574 कटअप गया था, मेरा 572 था। इस बार उम्मीद थी कि हो जाता, अगर फेयरली एग्ज़ाम होता तो। तैयारी पिछले बार से अच्छी थी,
आशा कर रहे थे कि कुछ बढ़िया हो जाता, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता। तब तक पता चलता है कि हम छात्रों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तथाकथित अधिकारी और कुछ अभी पता नहीं है सर एग्जैक्टली हमें कौन कौन, क्योंकि जब तक इंडिपेंडेंट जांच नहीं होगा तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा सर। एटलीस्ट हम लोग फेयर ट्रायल सर डिज़र्व करते हैं, न्याय मिले सर हम लोगों के साथ। कौन छल कर रहा है हमें पता तो चले सर। अच्छा, जो आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को लेकर के चल रहा है। जिन जेएसएससी के एग्ज़ाम में बहालियाँ हो चुकी है, लोग अपने पद पर हैं, काम कर रहे हैं, वैसे परीक्षाओं को भी आप लोग शक के घेरों में लाए हैं और जांच के घेरों में लाए हैं, लेकिन जबकि वो लोग नौकरी पर ऑलरेडी तैनात हैं। क्या कुछ कहिएगा सर क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। ये एक विशियस साइकिल है सर। राज्य जब हमारा आज़ाद हुआ, राज्य जब बना हमारा 2000 ईस्वी में, तब अधिकारी धीरे धीरे करप्शन के शिकार हुए। वो अधिकारी करप्ट हुए, अब वो बैठे हैं अंदर सचिवालय में, वो बैठे हैं मंत्रालय में, वो बैठे हैं कमीशन के अंदर में, जेपीएससी में, जेएसएससी में। अब वो अपना करप्शन करते करते नए करप्ट अधिकारियों को बुला रहे हैं रिश्वत लेकर के। अब जो अधिकारी रिश्वत दे करके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, क्या आप उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे? वो पैसा दे करके लाए, जो 50 लाख रुपए दे करके लाएगा वो तो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा ना सर। अब वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से ढूंढेगा? वो वापस से करप्शन करेगा, वो वापस से नए योजनाओं में, नए बहालियों में रिश्वत लेगा। अब वो रिश्वत लेकर के फिर से नए रिश्वत दे करके आए अधिकारियों की चयन कर रहे हैं। अब जो फिर से नए अधिकारी आए हैं रिश्वत दे करके, वो वापस से सिस्टम के अंदर हैं, वो फिर से रिश्वत लेंगे सर। ये साइकिल एक विशियस साइकिल बनता जा रहा है, जिसके शिकार हमारा पूरा झारखंड हुआ है सर आज। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के दौरान एक अभय तिवारी नाम आ रहा है सामने, जो कि काफ़ी चर्चित बन चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? हाँ, अभी के समय में हम लोग उसको महामानव के रूप में संज्ञान दिया है सर। महामानव है सर। वो टोटल 13 तरह की एग्ज़ाम निकाला है। 13 तरह का एग्ज़ाम में आप जेपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, जेपीएससी का एसएफ निकाला है, एफआरओ निकाला है, एफएसओ निकाला है, जेएसएससी सीजीएल निकाला है, पीजीटी निकाला है, और बार्क का नाम सुने सर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, जहाँ पे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, उसका भी एग्ज़ाम निकाला है। सीआईएसएफ निकाला है, बीएसएफ निकाला है, नेवी निकाला है, आईआरबी निकाला है। 13 तरह का एग्ज़ाम निकाला है। तो हमको लग रहा है कि शायद हम कमज़ोर हैं। वो आदमी पता नहीं दूसरी ग्रह से, मंगल ग्रह से आके पढ़ रहा था कि क्या कर रहा था, जो 13 तरह का एग्ज़ाम निकाल ले रहा। अच्छा, क्या लगता है कि इतना जो एग्ज़ाम वो निकाल चुके हैं, क्या कारण है? मैं तो पूरा इसको बोलूँगा कि ये पूरा ये भ्रष्ट तरीके से ही सिस्टम में घुसा है सर। ये आदमी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए उस एग्ज़ाम को दिया हुआ है। उसका साला सर सर्विस कर रहा है जेएसएससी में, उसकी भाभी कर रही है, उसका भाई कर रहा है सर। एक अधिकारी, मतलब एक इंसान सर मल्टी टैलेंटेड हो सकता है सर, बट इतना ज़्यादा सर कि केवल वही अकेले तेज है। पूरे झारखंड के छात्र जो लाइब्रेरी में बैठ के घंटों कलम रट रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, पागल है सर सभी, और केवल एक ही मतलब होनहार आदमी है, अभय कुमार तिवारी। उनके घर के भी कई सदस्यों के नाम आ रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात है सर। उनकी वाइफ काम कर रही है, उनकी वाइफ, साला, भतीजा और उसका भाई, सारे के सारे सीजीएल में सेलेक्टेड है सर। आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये अभय तिवारी के बारे में, इसका सुनने में आया है कि जो पॉलिटिकल साइंस इसका बैकग्राउंड रहा है। अब आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी साइंस वाले सेक्टर में कैसे जा सकता है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एफआरओ और एसीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, वो सिर्फ उसमें क्लियरली मेंशन था कि दिस रिक्रूटमेंट इज़ एलिजिबल ओनली फॉर द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, बट हाउ ही इज़ क्वालिफाइंग दी एफआरओ और एसीएफ। ये सोचने वाली बात है कि कैसे कोई कर सकता है। जब आपको आर्ट्स वाले बैकग्राउंड हो के आप एसीएफ और एफआरओ कैसे क्लियर करोगे? इज इट पॉसिबल? कहने का मतलब कि वो आर्ट्स के विद्यार्थी रह चुके हैं और साइंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई उसको वो क्वालिफाई किया है। तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन किस लेवल पे वो आदमी किया होगा। और पता है सर, वो जानबूझ के प्रीलिम्स का जानबूझ के एफआरओ और एसीएम में मेंस लिखने का काम नहीं किया, क्योंकि उसको पता चल जाता ये सिर्फ प्रीलिम्स निकाला, मेंस ने बैठा नहीं, है मेंस लिखने के लिए बैठा नहीं तो ये उसमें भी क्लियर करके आज अभी यहाँ पे होता है। ये अभय तिवारी को और उस महामानव को मेरा प्रणाम है। जी, आपका बाल बच्चा होगा तो जिस तरह आज हम लोग यहाँ पे खुली आसमान भारी बरसात में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, 3.5 लाख युवाओं का हाई लगेगा आपको। पाप, जिस तरह से हम लोग रो रहे हैं अपना फ्यूचर के लिए ना,
वो समय आएगा, बोलते हैं ना सर, कर्मा रिटर्न्स, वो कर्मा आएगा, तुम्हारे बाल बच्चे भी ये दिन देखेंगे। और भगवान करे कि भगवान उसको इतना इस तरह का दिन दे कि उसको कोई मदद करने वाला ना मिले। अच्छा, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? सर हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं सर। पहली, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। दूसरी सर कि जो TDPL रिसेंट में जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है, सारे एग्ज़ाम पूर्ण तरीके से कैंसिल होनी चाहिए। तीसरी सर कि रिफॉर्म का बात हम लोग कर रहे हैं कि जो जिस तरह से अभी जैसे आपको शायद आपको पता है सर, JPSC के जो मेंबर्स हैं कौन हैं, यहाँ के एक बहुत तथाकथित प्रवक्ता रहे हैं JMM के, सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी वाइफ JPSC की मेंबर है। क्या क्वालिफिकेशन है, पूछिएगा उनसे कभी। आप लोग पत्रकार हैं ना, थोड़ा सा जवाब सवाल कीजिएगा कि क्या उनका क्वालिफिकेशन है जो आप चेयरमैन में बने पड़े हैं। और चेयरमैन अगर आर्टिकल 315 पढ़िएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 बोलता है कि चेयरमैन का जो चेयरमैन हो गया और उसके जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म होता है वो 3 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग, पता है आपको, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल से वो लोग बैठे पड़ा है। जमाल अहमद को जाके देखिएगा, जमाल अहमद भी वो एक मेंबर है यहाँ का, ठीक है। इतना वो उसमें हम बाकायदा, तो मैं बोलता हूँ कि एक ED उस पर पढ़ना चाहिए। इतना भ्रष्ट अधिकारी वहाँ बैठा पड़ा है। वो सर उसका मैं जब इंटरव्यू हो रहा था ना सर, आप रोज़ आइएगा सर, उसका ऐसा ऐसे फालतू क्वेश्चन वो करता था। और उसके चेयर में जितने भी मेंबर्स गए हैं, कोई मेंबर्स क्वालिफाई नहीं कर पाया प्रीलिम्स नहीं सर, इंटरव्यू कोई मेंबर्स में किसी को 35 नंबर 30 नंबर, जबकि इसका SOP जो है ना सर इंटरव्यू का, वो क्लियरली लिखा है कि मिनिमम मार्क्स 40 होगा। 100 होता है इंटरव्यू का, मिनिमम मार्क्स 40 होगा। लेकिन अभी आप रिसेंट में 11 to 13 JPSC में इंटरव्यू का मार्क्स देखिएगा सर, किसी का 15 नंबर मिला है, किसी का 20 नंबर मिला है, 25 नंबर 30 नंबर मिला है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हीं के फैमिली के द्वारा वहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप जैसे अभ्यर्थियों से कहाँ चूक हुई जो आप लोग आज तक असफल हैं? आज तक की बात नहीं है सर, हम लोग सिस्टम के सताए हुए लोग हैं, हम लोग सिस्टम के सताए हुए, हम लोग टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी रहती तो 152 को क्वेश्चन सही नहीं करता मैं, 200 क्वेश्चन में 152 क्वेश्चन सही किए हैं, उतना सही नहीं हुआ होता मेरा। अगर टैलेंट कम रहता तो 100, 150, 100, 110, 112 क्वेश्चन सही करता। मैं तो कटअप से कहीं ज़्यादा सही किया हूँ सर। कटअप बहुत कोई का 146 में सही हो गया, 139 में किसी का हुआ, मेरा 152 है, लेकिन फिर भी नहीं है सर। तो अब बताइए कैसे, हम लोग तो सिस्टम की सताए ही है ना सर, हम लोग में तो है, हम लोग में पूरा कैपेबिलिटी। मैं आपको अभी बताया कि अगर आप 103 सीट में 20 सीट में भी अगर फाइट करने के लिए बोलिएगा ना, आई एम रेडी टू फाइट पूरा। और चैलेंज भी करते हैं कि उस 20 सीट में घुस के दिखा देंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये हमारे साथ 2 विद्यार्थी थे, कह सकते हैं आप, झारखंड के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। आप अगर इनकी बातों को सुने होंगे तो आपको ये लगा ज़रूर होगा कि शायद अगर फेयर एग्ज़ाम होता तो ये आज एक अधिकारी बन चुके होते। हालांकि क्या कुछ सच्चाई है, अभी जांच चल रही है, अब देखते हैं कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट से जोड़ने का प्रयास करेंगे। गिरिडीह के दिल में बसा होटल गोल्डन पैलेस, जहां हर जश्न मनता है यादगार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शादी का मंडप भी सजे, कॉर्पोरेट मीटिंग भी हो और बर्थडे की केक भी कटे? तो आइए, गिरिडीह के बीचों बीच होटल गोल्डन पैलेस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। AC और नॉन AC रूम्स, सभी सुविधाओं से लेस, भव्य पार्किंग, हरा भरा गार्डन और पूरी तरह AC बैंक्वेट हॉल, आपके हर पल को स्पेशल बनाने के लिए आपके बजट में सुकून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों के पल को हम बनाते हैं यादगार। होटल गोल्डन पैलेस, सुकून का नया पता, IMS रोड, तिरंगा चौक, गैस गोदाम के समीप, गिरिडीह। आज ही बुक करें।